निकाल इसका साले। कौन सा हरामजादा बोल रहा था? कौन कुत्ता बोल रहा था? कौन था वो? मालूम है कौन? कौन कह रहा था ना? बात करो। तुम समझते क्या हो यार? बात सुनो मेरी। तेरी माँ आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आप दिखाई दिए, मतलब वो कैसे आप उस यात्रा में जुड़े थे, क्या रीजंस थे? कि हम तो हमेशा कांग्रेस के साथ। आइडियोलॉजिकल झुकाव उधर है आप? हाँ, कांग्रेस झुकाव तो है ना उधर, उसमें कोई शक नहीं है। आपने सर अच्छी बात की, एक साथ रहता है, लेकिन फिर वो 90 के दशक में क्या था जो कश्मीरी पंडितों को मारा, वो कौन लोग थे? वो यही लोग थे जो दिल्ली से खफा थे, और सिर्फ पंडितों को नहीं मारा, मुसलमान ज़्यादा मारे गए थे। तो सर पीओके के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? कोई मुद्दा नहीं। क्या मुद्दा है उसका? अगर कोई हल है तो वही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे समझौता कर लो। जो आपके पास है वो आपका है, जो हमारे पास है हमारा है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं आतंकवाद पे लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन सर स्थायी आपने इतना काम किया, उसके बाद भी स्थायी समाधान नहीं हुआ सर इस इशू। स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाया इस टेररिज्म का। हाँ, परमानेंट सोल्यूशन के लिए काफ़ी टाइम लगता है। नहीं, आप कहाँ लीक करके, मतलब आपके डायलॉग में कहाँ कमी रह गई, या आपके एजुकेशन में कहाँ कमी रह गई जो आप नहीं कर पाए, या अब भी नहीं हो पा रहा वो? देखिए, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, होना चाहिए। जो कट्टरपंथी हैं, जो जिहादी हैं, जिनकी देखिए, हर एक इंसान जिहादी नहीं है। धारा 370 हटने के बाद जो मैंने एक डेटा निकाला सर, उसमें यह आया कि कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। और किसकी संख्या? पर्यटकों की संख्या, टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है कश्मीर में। हाँ, बढ़ी है। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिला है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? मैं तो पूरा सहमत हूँ इस बात से, इसमें कोई शक नहीं। टूरिज्म बढ़ा है, लेकिन जो कश्मीर के लीडर कई बार कह चुके हैं उनकी बात सुननी चाहिए। अच्छा, आपके संपर्क तो होंगे सर पाकिस्तान? हाँ, संपर्क तो रहते हैं। 10-15 दिन पहले आसपास पाकिस्तान में थे। मैं तो कहता हूँ लाहौर ले लेना चाहिए था, मुझे तो लाहौर पसंद है। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रॉ के पूर्व चीफ एस दुलेर जी। खास बातचीत करते हैं। आपको पहले बता देता हूँ एस दुलेर जी के बारे में। रॉ के पूर्व चीफ रहे हैं, साथ ही 3.5 दशक से ज़्यादा इन्होंने इंटेलिजेंस की सेवा में देश के लिए काम किया है। और आईपीएस से इंटेलिजेंस में गए थे, आईपीएस सर्विसेज से इंटेलिजेंस के अंदर गए थे, और जम्मू कश्मीर के अंदर इंटेलिजेंस के हेड रहे। कई ऑपरेशन इन्होंने किए उस दौरान। साथ ही उसके बाद रॉ के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसके चीफ रहे। उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी सरकार के दौरान ये सलाहकार भी रहे कश्मीर मामलों। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, शुक्रिया आपका। शुरू में ही कर देते हैं, हम लास्ट में पता नहीं समय मिले नहीं मिले। नहीं, ठीक है। सर आपने एक पुस्तक लिखी है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। जी, ये आपकी शायद 5वीं पुस्तक है। जी। क्या खास है सर इस पुस्तक में? इसमें? हाँ। नहीं, इसमें ऐसा है कि देखिए, मेरी जितनी भी किताबें हैं ना, 5 की 5, उसमें बेसिक चीज़ कश्मीर ही आती है बार बार। पहली किताब तो थी ही कश्मीर पे, और ये 4-5 जब मैं लिख चुका था तो मैंने कहा कि एक किताब बची है, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक बड़ा लंबा रिश्ता रहा है, 37-38 साल का। तो आई फेल्ट आई ओड हिम अ बुक, सो इसलिए मैंने लिखी थी ये किताब डॉक्टर साहब के लिए। और अगर आप पढ़ें इसको तो उनका अप्रिसिएशन ही है, और इसीलिए किताब लिखी थी।
और इसमें कश्मीर तो खैर है ही, लेकिन बेसिकली ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की किताब है। सर मैंने थोड़ा बहुत गो थ्रू किया उस किताब को, तो आपने उस किताब में ये लिखा है कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि धारा 370 जब हटी तो केंद्र सरकार अगर हमारे को विश्वास में लेती तो हो सकता था हम मदद करते। जी। तो सर इस पर एक विवाद भी खड़ा हुआ। इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं, डॉक्टर साहब बहुत बातें करते हैं और बातों में उन्होंने ये कहा, उनको दुख इस चीज़ का था कि ये आपने करना था 370 वाला मामला, तो हमें बंद करने की क्या ज़रूरत थी, नज़रबंद करने की। हाँ, हम बाहर रहते तो क्या करते, हमने कोई तोप तो नहीं चलानी थी, कुछ इसका मतलब दंगा फसाद तो नहीं करना था। और दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि 5 अगस्त को जी सर ये 370 हटाया गया था, तो उससे 2 दिन पहले डॉक्टर साहब और उमर साहब मिले थे प्रधानमंत्री जी को जी सर दिल्ली में। अब उस दौरान क्या बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम, मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा और उमर साहब से भी पूछा अलग अलग, और दोनों ने कहा हमें कुछ नहीं बताया गया था। तो अब मोदी जी से या दिल्ली से तो मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन अब इनका कहना यह है हमें नहीं बताया गया था, तो इसलिए डॉक्टर साहब को अफसोस इस बात का था कि हम तो हमेशा दिल्ली के साथ रहे हैं और दिल्ली हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेती जब कोई बड़ी बात होती है, तो हम शायद मदद ही करते दिल्ली की, ये बात हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि धारा 370 हटने के पक्ष में थे कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर आपने कहा कि मे भी वो सपोर्ट करते, में लिखा आपने? नहीं, सपोर्ट करना एक बात है, लेकिन उसके आपने लिखा कि विधानसभा में बिल भी ला सकते थे उन्होंने आपको? नहीं, वो तो ऐसे ही कह दिया डॉक्टर साहब ने, मतलब ये था कि भाई हम शायद आपकी मदद कर देते उसमें, हमने तो दिल्ली की हर एक जगह मदद की है, तो हो सकता है हम उसमें भी मदद कर देते, ये कहने की बात थी। पर 370 के पक्ष में तो कोई भी कश्मीरी नहीं था। तो सर इतने आपके करीबी रिश्ते थे, फिर इन बातों को लेकर वो नाराज हो गए, और उन्होंने, मैं आज गो थ्रू किया तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दुल्ला साहब की किताब आई है उसमें इतनी गलतियां हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ, अफसोस है, मगर वो मुझे दोस्त कहते हैं तो दोस्त ऐसे नहीं लिख सकता। जब मैंने 1996 में सरकार बनाई तो वो एक किताब में लिखते हैं, आपने उस किताब में लिखा कि आपने मंत्री बनवाए, फिर आपने लिखा कि उन्होंने कहा कि छोटी हुकूमत बनाओ। अगर ये उन्होंने कहा होता तो उन्होंने कहा कि 25 मंत्री मैंने मेरे कोटे के बनाए थे, मैं क्यों पूछूं उनसे, सरकार मुझे चलानी है, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला। वो कह रहे हैं कि ये मसला नहीं है, और भी कई मुद्दे हैं। नहीं, वो डॉक्टर साहब से जो बात हुई थी वो 96 की बात है, जब वो चीफ मिनिस्टर बन रहे थे दोबारा, तो हम बैठे लंच खा रहे थे इकट्ठे, मुझे कहने लगे कि तुमको आना है वहाँ मेरी स्वेरिंग इन पे। मैंने कहा ज़रूर आऊँगा सर, तब तो मैं सर्विस में ही था, मैंने कहा ज़रूर आऊँगा, और मैं अकेला नहीं गया, मैं हमारे जो डीआईवी थे अरुण भगत साहब उनको भी लेके गया, और ये जो आजकल हमारे एनएसए हैं डोल साहब, इनको भी साथ लेके गया, और मेरा ये मानना था कि ये बहुत एक बड़ा मौका है हिंदुस्तान के लिए कश्मीर में, तो इसमें हमें सबको शामिल होना चाहिए। तो हम गए थे, तो बात इतनी हुई थी डॉक्टर साहब के साथ उस लंच के दौरान कि मैंने कहा सर कश्मीर में लोग कहते हैं कि आपकी जो पहली सरकार थी 83-84 वाली, वो सबसे अच्छी थी, और उसमें आपने 5-7 मंत्री रखे थे, तो उस तरह सोचिए कि शायद बहुत मंत्री मत बनाइए, फिर बाद में जितने मर्जी। तो मैं ये थोड़ी डॉक्टर साहब से कह सकता था कि इसको मंत्री बनाओ या उसको हटाओ या ये करो या वो करो। तो आपने सुझाव दिया एक मतलब?
ऐसा बेसिक सुझाव था। और हंसी की बात तो यह है कि ये जो कहानी है जिसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत गलतियां हैं, ये मेरी पहली किताब में भी है यही कहानी। तो तब तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ऐसी बात नहीं हुई या ये गलत बात है या मैं डॉक्टर साहब को पॉलिटिक्स सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब अगर कोई इस किताब के बारे में खफा ही था, दिल्ली तो खफा रहती है क्योंकि कहती है ये क्यों लिखता है, और हमारे जैसे लोग जब लिखते हैं तो फिर क्रिटिसिज्म भी लाजमी है, होता ही है। तो लेकिन मुझे ये नहीं है कभी भी यकीन था या ख्याल था कि डॉक्टर साहब इस पे खफा होंगे। सर तो किसी ने भर देते हैं ना लोग कान। आपने तो किताब ही भर दी ना उनके नाम से, कान भरने की क्या जरूरत थी? हाँ, तो कोई मैंने उनसे पूछ के किताब लिखी है, कोई छिपा के तो नहीं लिखी। फिर नाराजगी का ही है, फिर भी नाराजगी हो जाते हैं लोग। पढ़ी नहीं क्या उन्होंने किताब? किताब नहीं पढ़ी? कहाँ पढ़ी है? अगर पढ़ते तो फिर इसमें तो तारीफ ही तारीफ है डॉक्टर साहब की, और कुछ है ही नहीं। तो उमर अब्दुल्ला जो उनके बेटे हैं, उन्होंने भी कहा कि दौलत साहब ने डॉक्टर साहब को बुरा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक कहावत है, अगर हमारे ऐसे दोस्त होते तो दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। तो आपको दुश्मन बता दिया उमर अब्दुल्ला ने। मैं उमर साहब की ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ये किताब उमर साहब के बारे में नहीं है और ना ही मैं उमर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये तो लड़का स्कूल में था जब मैं वहाँ पोस्टेड था। अच्छा, जब से हाँ बच्चा था ये तो अब ये चीफ मिनिस्टर बन गया है, बड़ा बन गया है, ठीक है। जो इसको ठीक लगता है, जो इसको समझ आती है वो ठीक है। अगर ये समझता है कि मैंने डॉक्टर साहब को ख़राब किया है या बेइज्जत किया है किसी तरह, तो ठीक है, बच्चों की अपनी समझ होती है। सीधा दुश्मनी बता दिया। आपको दर्द नहीं हुआ सर? सीधा आपको हर्ट नहीं हुआ कि जिनके साथ मैंने परिवार के साथ इतना लंबा गुजारा उसने आपको दुश्मन बता दिया? नहीं, उमर साहब जो कहते हैं उससे मुझे कोई हर्ट नहीं होता। हाँ, डॉक्टर साहब मसलन जो डॉक्टर साहब ने एक आध बात की है उससे ज़रूर थोड़ा सा होता है, लेकिन ठीक है, ये चीज़ें होती है ज़िंदगी में, आपकी गुजर जाती हैं ये भी। आपकी किताब में आपने एक दिलचस्प बात लिखी है कि अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी फारूक अब्दुल्ला जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे देश का। इट इज़ ट्रू? हाँ, बात तो ऐसे ही हो रही थी। नहीं, पूरा बताओ सर क्या? नहीं, देखिए, दिल्ली हमेशा उमर साहब से खुश रही है। डॉक्टर साहब को चलाने में दिल्ली में तकलीफ़ होती है क्योंकि डॉक्टर साहब को कोई जानता नहीं और डॉक्टर साहब किसी को ज़्यादा करीब आने नहीं देते, तो डॉक्टर साहब को जानने में टाइम लगता है, इसलिए वो एक प्रेफरेंस दिल्ली की तब उमर साहब ही थे। आपने 2002 अभी आप कह रहे थे कि मैं उमर अब्दुल्ला जी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपने किताब में जिक्र किया है कि 50% ही उमर अब्दुल्ला कश्मीरी हैं। हाँ, ठीक। अभी तो आप कह रहे थे सर कि मैं बात नहीं करना चाहता, अब इसमें ऐसा लिखा आपने। नहीं, बात मतलब है आपके साथ नहीं करना चाहता, बाकी तो ठीक है। अब मेरा मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर उमर ने मेरे बारे में कुछ कमेंट किया है कि ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है, तो ये उमर साहब की सोच है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और क्या, किताब में तो मैंने जो लिखा है तो आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड जो मैंने लिखा है। सर आप राजस्थान में आए हैं और जयपुर के अंदर हैं, गुलाबी शहर के अंदर इस वक्त, और राजेश पायलट जी का बड़ा इतिहास रहा है राजस्थान में, सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ से चुने गए, और यहाँ पॉलिटिकल लेगेसी भी उनके बेटे भी सचिन पायलट हैं। आपके राजेश पायलट के साथ कोई किस्से या राजेश पायलट जी के साथ आपका कैसा व्यवहार रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो उसको तो मैं एक बहुत बड़ा लीडर मानता हूँ और मैं कई बार सोचता था कि शायद वो प्रधानमंत्री भी बन जाए। उस टाइम हमारे दो यंग लीडर थे, एक राजेश पायलट और एक माधवराव सिंधिया। तो मैं हमेशा सोचता था कि इन दोनों में से
अगर दोनों नहीं तो एक तो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब बदकिस्मती ये रही कि दोनों एक्सीडेंट में मर गए। और राजेश जी के साथ तो बड़ा अच्छा रिश्ता रहा मेरा। कैसा सर? अब अगर मैं उनके बारे में किताब लिखूं और उनका बेटा कहे ये सब बकवास है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो राजेश की भी मैंने बड़ी तारीफ की है। जो पिछली किताब थी ना मेरी, जी सर। अपनी जो मेमोयर है लाइफ इन द शैडोज, उसमें एक सब चैप्टर राजेश पायलट पे ही लिखा मैंने। जी सर। इसमें मैंने राजेश जी की बड़ी तारीफ की। और क्या बातें अच्छी लगती थी आपको उनकी? बड़ा सीधा डाउन टू अर्थ इंसान था। और वो सारी उम्र पायलट ही रहा। अच्छा। उसकी दोस्ती एयरफोर्स वालों के साथ ही थी। और डॉक्टर फारूक के साथ अच्छी दोस्ती थी, पर आखिर में पता नहीं कुछ उनको कुछ गड़बड़ सी लगी। तो शादी वाला मामला था? नहीं, शादी तो राजेश के गुजरने के बाद हुई। अच्छा। तब तो कोई भी नहीं था शादी पे। आप गए थे? हाँ, हम तो गए थे। क्या उसमें शादी में क्या खास था? ये दोनों बच्चों की उनकी आपस में मोहब्बत थी। इन्होंने कहा शादी करेंगे। हम तो फैमिली समझते थे दोनों तरफ से। आपको दोनों तरफ से इनविटेशन था? हमें इनविटेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, हमारा तो दोनों फैमिलीज़ के साथ रिश्ता था। और देखिए गज़ब की बात यह है कि पायलट साहब की सारी फैमिली वहाँ मौजूद थी। राजेश तो गुज़र गया था, और उनकी बीवी रमा जी और उनकी बेटी वहाँ थी। सचिन तो था ही, और 10-12 लोग और होंगे, और हम थे। अच्छा। इनकी तरफ से कोई नहीं था। क्यों? अब इनकी मर्जी। आपने पूछा नहीं कभी कि आप? पूछा मैंने डॉक्टर साहब को, मैंने कहा ये तो बहुत बुरा किया आपने, और ये जो छोटी लड़की है आपकी, ये तो सबसे प्यारी थी, इसके साथ आपने क्या किया है। फिर क्या बोले? बोले कि कश्मीर में ये चीज़ें ठीक नहीं रहती। मैंने कहा ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, आपने एक अंग्रेज़ के साथ शादी की, आपके बेटे ने एक हिंदू के साथ शादी की, तो अगर ये सारा ने सचिन के साथ शादी की तो इसमें क्या बुराई है। और राजेश तो आपका दोस्त था। कुछ नहीं, उनके पास कोई खास जवाब नहीं था। ये कहने लगा मैं माफ़ी मांग लूँगा इनसे, बच्चों से। तो फिर डॉक्टर साहब ले गए थे इनको घुमाने। अच्छा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। पर मैं नहीं समझता कि सचिन इस बात को कभी भूला हो। उसके दिमाग में ये ठीक है, इनके ख़ानदान से कोई भी नहीं आया शादी पे। सर उमर साहब वहीं थे दिल्ली में। सर सचिन अब सचिन सब जानता है, उमर साहब क्यों नहीं आए शादी पे। उमर साहब से पूछना चाहिए। सर वो राजेश पायलट जी का नरसिम्हा जी वाला किस्सा क्या था? कोई किस्सा नहीं था। देखिए राजेश बड़ा साफ सुथरा आदमी था। सीधा सीधा मतलब पॉलिटिक्स तो वो सारी समझता था। लेकिन वो मुझे कहने लगे एक दिन, कहने लगे, तब वो एसबी चौहान होम मिनिस्टर था, तो मुझे कहने लगे कि ये हमारा प्रधानमंत्री है ना, बहुत होशियार है। जब मैं इनसे मिलता हूँ नरसिम्हा राव जी से, तो कहते हैं हाउ आर यू होम मिनिस्टर, और जब मैं वापस आता हूँ दफ्तर तो होम मिनिस्टर को कहते हैं इसको काबू में रखो, बहुत होशियार बन रहा है। तो राजेश सब कुछ समझता था। सर एक बहुत अच्छा इंसान था। सर आपने पॉलिटिशियंस में मैं समझता हूँ जितने मैंने देखे हैं, सबसे अच्छा इंसान वही। अच्छा। हाँ, माधवराव को भी इक्वली देखता हूँ, पर माधवराव की प्रॉब्लम यह थी कि वो हमेशा महाराज रहे।
हम भी उनको महाराज जी बुलाते थे। इंसान बहुत अच्छा था वो, अच्छा, उसमें कोई शक नहीं है। सचिन पायलट को कैसे देखते हैं आप? सचिन को देखा नहीं, छुपता है जरा। क्या मतलब? मतलब जरा और मिले तो फिर देखें। देखो, राजेश का बेटा खराब हो नहीं सकता, उसमें सर कोई भी खामी हो, कोई मुझे सब तो में होती है, लेकिन वो खराब नहीं हो सकता राजेश का बेटा। सर युवा देखिए, जब राजेश पायलट जी गुजरे, मैं चीन में था, वापस आ रहा था, तो मैं इनके क्रिमेशन पे नहीं पहुंच सका। बाद में मैं सीधा जब दिल्ली पहुंचा तो सीधा इनके घर गया और सचिन से मेरी बात हुई। अच्छा, मैंने अफसोस वगैरह जाहिर किया और रमा जी से भी मिला। तो हम बैठे थे सचिन और मैं, तो मैंने कहा, अब तुम सियासत में कब आने वाले हो? ये वो अमेरिका से वापस आया था वॉटन स्कूल से, कहने लगा, अंकल कभी नहीं, मैं नहीं सियासत में आऊँगा। मैंने कहा, भाई ये तो तुम्हारे जीन्स में है, कहाँ छुपोगे, टाइम की बात है। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं आऊँगा, मैंने बहुत देख ली सियासत। अब सचिन साहब से पूछ लीजिए पर कैसे आए सियासत में। पर बहुत एनर्जेटिक युवा लीडर हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं राजस्थान में, आपको बताना चाहूँगा सर। मैं भी पसंद करता हूँ, जब राजेश का बेटा है तो पसंद कैसे आप नहीं? मैं अंकल तो हो गए। कहता हूँ इसमें इसमें ये तो लीडर बनेगा ही, अभी भी है लेकिन और बनेगा। अच्छा, जब पायलट साहब का बेटा है तो इसको लीडर बनना ही है, बनना है, तय है। पक्का। बहुत बड़े लीडर बनेंगे। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर बने। अच्छा हाँ, सर, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे M.K. नारायण, जिन पुस्तक में भी इनका वो है। वो कहते थे कि डंडे का काम कराना है तो मैं अजीत डोभाल, और कहीं नेगोशिएट करना है तो मैं अमरजीत सिंह को भेजूंगा। ये क्या था सर? ठीक है, उनकी सोच है और उनको मालूम है कि डंडा डोल साहब अच्छा लगाते हैं। अगर मुझे डंडा लगाने के लिए भेजे तो शायद कम ही रह जाएगी। अच्छा, डोल साहब पूरी तरह डंडा लगाएंगे। आपको अच्छे लगते हैं अजीत डोभाल? मित्रता कैसी है? बहुत अच्छी थी या है? नहीं नहीं, मैं तो अभी भी समझता हूँ, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है। जैसे आप डॉक्टर साहब की और उनकी बात कर रहे थे, उमर साहब की, तो मैं कहूँ कि अजीत डोभाल तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और डोभाल साहब कहे मैं तो उसको जानता ही नहीं, तो फिर हम कहाँ रह गए। तो मैं तो हमेशा उनकी तारीफ ही की है डोभाल साहब। क्या उनके, आपको क्या अच्छा लगता है उनमें, अजीत डोभाल? सब कुछ अच्छा लगता है, दोस्त भी अच्छा है और उनका काम करने का तरीका भी अच्छा है, अब अपना तरीका है। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि उस जैसा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं मिल सकता भारत को। इट इज ट्रू? जी हाँ, अब तो कोई दिखता ही नहीं और कोई उनके बाद। सर, आपने वाजपेयी जी के साथ क्लोजली काम किया। हम्म, एक सर, मतलब मैंने आपकी फोटो देखी, मैं, इफ यू डोंट माइंड आई कैन आस्क यू, हाँ अगर आप बुरा नहीं माने तो पूछूं? हाँ हाँ, जो मर्जी पूछिए। आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आप दिखाई दिए, तो लोगों को ये लगता है कि ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड है, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं। पीपल गेट कंफ्यूज्ड। हम्म, मतलब वो कैसे आप उस यात्रा में जुड़े थे, क्या रीजंस थे? देखिए, मैं तकरीबन 38 साल सरकार की नौकरी की है, जी सर। और सिवाय वो 5 साढ़े 5 साल जो अटल जी के साथ काटे, बाकी सारे कांग्रेस के साथ ही थे। हमेशा कांग्रेस ही की सरकार थी, यहाँ भी थी। मैं 4 साल भोपाल में रहा, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी थे, फिर मोतीलाल वोरा आए, फिर अर्जुन सिंह जी आए, ये दिग्विजय सिंह पीसीसी प्रेसिडेंट थे, और जितने कांग्रेस के लीडर थे, कमलनाथ थे, माधवराव सिंधिया थे, सबसे मिलना जुलना था। नहीं, पर सर, राहुल गांधी की यात्रा में जाना एक संदेश ये रहता है कि भाई आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं,
या आपका झुकाव उधर है, आपकी नहीं, झुकाव तो है ना उधर, उसमें कोई शक नहीं है। आइडियोलॉजिकल झुकाव उधर है आपका? हाँ हाँ, कांग्रेस, भाई मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम तो हमेशा कांग्रेस के साथ ही हमने नौकरी की है, सर्विस की है। ये तो अब हो गया ना। तो कई लोग उधर भी झुक जाते हैं, इधर भी झुक जाते हैं। मतलब आप मतलब बोल्ड नहीं है, आपका मतलब है? आपका कहना है कि मैंने विचार नहीं छोड़ा अपना, मतलब नहीं, मैंने विचार नहीं छोड़ा, सच्ची बात है। और राहुल के साथ तो यात्रा का मतलब ये था कि मुझे एक इनवाइट आया, एक दिन एक फ़ोन आया। मैं तो राहुल को जानता नहीं। फ़ोन आया कि राहुल जी चाहते हैं कि दिल्ली में जब वो आए तो आप भी चलें उनके साथ। मैंने आ जाऊंगा, मुझे क्या तकलीफ। अगर मोदी जी बुलाते तो हम उनके साथ भी चल देते। मोदी जी ने कभी बुलाया नहीं? ना, कभी बातचीत नहीं? नहीं नहीं नहीं, बातचीत नहीं हुई, नहीं। ऐसा तो सर हो नहीं सकता। नहीं हुई। मैं मिलना चाहता था। अच्छा। एक टाइम था 3 साल पहले, क्योंकि वही कश्मीर की बात करना चाहता था कि फजूल में हम फंसे हुए हैं। इसका बड़ा सिंपल हल है हमारे लिए। और एक बड़ा नेता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उसको अपने साथ रखिए और देखिए फिर सब ठीक होगा। लेकिन मौका नहीं मिला। अगर मौका मिला तो बात करेंगे। अब हाँ। क्यों नहीं करूँगा? प्रधानमंत्री है, अगर हमें प्रधानमंत्री जी बुलाएं तो क्यों नहीं बात करेंगे? लेकिन मुझे कभी बुलाया नहीं। मैंने कोशिश की थी। आप में आपको मतलब वैचारिक रूप से सब चीज़ों से हटके सोचना, मोदी जी में क्या खासियत नजर आई पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से? अब तो सब पॉजिटिव ही लगता है कि एक अच्छी चीज़ क्या लगी? मतलब एक लीडर में, हर लीडर में खासियत होती है। हाँ हाँ, आज की तारीख में तो मैं समझता हूँ बड़े पॉपुलर लीडर वही हैं हिंदुस्तान में। राहुल, मुझे ये भी यकीन है कि राहुल का टाइम भी आना चाहिए। मोदी जी पॉपुलर लीडर हैं आपके साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब और क्या पसंद आया मोदी जी में? है, और क्या चीज़ पसंद आई? पॉपुलर है, डिसाइसिव है, जो फैसला करते हैं वो, जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ कहते हैं वो करते हैं। अच्छा सर, एक प्रतिक्रिया आपसे चाहिए। पहलगांव हमले पर आपकी एक मिनट, लाइट सही कर देना। हाँ ठीक है, बताइए। पहलगांव के हमले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली, पहलगांव का जो हमला हुआ, आतंकी हाँ हमला हाँ हुआ, हाँ, निर्दोष मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान ने ही कराया है। पाकिस्तान ने ही कराया है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, लोकल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट कराने वाले तो वही है। सर ये लोकल लोग जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसे हम आपकी रॉ की भाषा में क्या बोलते हैं आप बोलें? जो भी हो, हाँ ठीक है। जो लोकल टेररिस्ट होते हैं एक तरह से, देखिए ऐसा है, स्पाई बोल सकते हैं। आज जो भी कहिए, सवाल ये है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में तभी होती है जब पॉपुलेशन पूरी या पूरी तरह आपके साथ ना हो। हम कश्मीर में कई सालों से, खासतौर से जब से ये 370 वाला मामला हुआ है, एब्रोगेशन, हम कहते आ रहे हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल है। और इस नॉर्मलसी को हम बहुत हवा देते हैं। तो जब ये बात होती है तो पाकिस्तान कोई ना कोई कहीं ना कहीं पटाखा चला देता है। उनके पास है ये कैपेबिलिटी, और उसमें कश्मीरी इन्वॉल्व होते हैं। स्लीपर सेल्स है, मतलब ये स्लीपर सेल्स जो हैं वो ये कश्मीरी है। क्या चीज़? स्लीपर सेल्स बोलेंगे ना? कितने? स्लीपर सेल्स। हाँ हाँ, स्लीपर सेल, जी हाँ जी हाँ। तो सर आपने इतना लंबे समय, स्लीपर सेल तो ठीक है, वो एक आपने टर्म इस्तेमाल कर ली। लेकिन अब जैसे एक सवाल ये उठा था कि अगर ये पाकिस्तानी हैं तो ये कैसे आए, जब हमारी इतनी फ़ौज है बॉर्डर पे, तो ये कैसे आए? अब जिस दिन ये पहलगाम में हुआ है हादसा, उस दिन थोड़ी आए वो।
वो तो आगे बैठे हुए हैं कब से, तो उनकी देखभाल करनी, उनकी रखवाली करनी, उनके कहीं ठहरने का बंदोबस्त करना, वो तो लोकल लोग ही करते हैं ना। तो सर कश्मीर में आप जब थे 90s के दौर में आतंकवाद चरम पर था उस समय, और कट्टरपंथियों ने भी चरम पर कई चीज़ें की। जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित, उनके साथ भी एक लंबा, आपको पता है, नरसंहार हुआ था। आप लोगों ने कहीं ना कहीं आतंकवाद पे लगाम लगाने की कोशिश की, तो लेकिन सर स्थायी, आपने इतना काम किया, उसके बाद भी स्थायी समाधान नहीं हुआ सर इस इशू। स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाया इस टेररिज्म का। हाँ, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए काफ़ी टाइम लगता है। नहीं, आप कहाँ लीक करके, मतलब आपके डायलॉग में कहाँ कमी रह गई, या आपके एजुकेशन में कहाँ कमी रह गई जो आप नहीं कर पाए, या अब भी नहीं हो पा रहा वो? देखिए, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, कश्मीर में भी और पाकिस्तान के साथ भी। क्योंकि अगर कराने वाले वही हैं, तो जब तक आप उनके साथ बात नहीं करोगे तो ये कैसे मसला हल होगा? ये तो लातों की बूथ है, बातों से काम मानते हैं सर। अभी तक इतने सालों से बात कर रहे हैं आप लोग तो पाकिस्तान से। नहीं तो फिर आप डंडे लगा लीजिए, मार लीजिए, फिर क्यों नहीं ख़त्म हुआ? कौन कहता है कि मत मारो? किसी ने रोका है आपको? जितने मर्जी मार लीजिए, फिर क्या होगा? तो समाधान क्या है सर, सॉल्यूशन क्या है? मेरी समझ में जो थोड़ी बहुत मेरी बुद्धि है, मेरी समझ में यही है, बातचीत चलाते रहिए। बातचीत से समस्या का समाधान हो जाएगा? होना जो चाहिए। कट्टरपंथी हैं, जो जिहादी हैं, जिनकी, देखिए, हर एक इंसान जिहादी नहीं है, देखिए ना। नहीं, मैं कश्मीर में, देखिए मेरी बात समझिए, जब आपने कहा कि कश्मीर के लोग इनको सपोर्ट करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा सारा कश्मीर सपोर्ट कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं लोग कह हैं। रहा, मैं भी नहीं कह रहा। हाँ, कुछ लोग हैं वो करते हैं सपोर्ट। तो ऐसा है कि जब आप बातचीत करते रहेंगे तो वो लोग कम हो जाएंगे सपोर्ट करने वाले, और पाकिस्तान भी इन चीज़ों में फिर, देखिए एक टाइम था मुशर्रफ का, मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2003 में सीज़ फायर हुआ था अटल जी के टाइम पे। जी सर। और मुशर्रफ के टाइम पे, और वो सीज़ फायर लंबा चला था। क्यों चला? क्या वजह थी? यही थी ना कि हमारी बातचीत हो रही थी अटल जी और मुशर्रफ की आपस में। आपको याद है कि जनवरी 2004 में अटल जी इस्लामाबाद गए थे सार्क समिट में, और वहाँ मुशर्रफ के साथ अच्छी बातें हुई थी। तो अब बदकिस्मती ये है कि बीजेपी या अटल जी इलेक्शन हार गए मई में। उसके बाद उसमें आपका भी कोई रोल था क्या? किसका हराने में? नहीं, हाँ, बातचीत में, डायलॉग में, क्योंकि आप भी उस समय अटल जी के साथ थे। हाँ, मैं तो बातचीत कर रहा था कश्मीरियों के साथ। कश्मीर नहीं सर, वहाँ से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान, देखिए ये दो पैरेलल चैनल तब चल रहे थे। अच्छा। मेरा काम था कश्मीरियों के साथ बातचीत करना, किसी और का काम था पाकिस्तान के साथ बातचीत करना। और अटल जी की सोच ये थी कि ये आपस में आखिर में जाके मिल जाएंगे और हम कुछ हल निकालेंगे इस चीज़ का। सर अभी जब आतंकी हमला हुआ, सिविलियंस जो घूमने आए थे, उसके बाद कश्मीर के लोगों में एक विरोध था कि भाई हमारा बिजनेस, हमारा सब कुछ, और इन ये पहली बार है, देखिए मैं इतने साल से कश्मीर को देख रहा हूँ कि पूरा कश्मीर आपके साथ था। कश्मीरी लीडर सब आपको सपोर्ट कर रहे थे, कश्मीर की जनता आपको सपोर्ट कर रही थी कि ये जो हुआ बहुत ख़राब हुआ, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। क्या फ़ायदा उठाना चाहिए था? वही, कश्मीरी से बात करो, उसको अपने साथ रखो। जब वो आपके साथ आ रहा है तो फिर आप उसको साथ ही रखो ना। फिर उसको ये थोड़ी अपना काम निकालो और फिर भूल गए उसको।
जैसे आप बात करते हैं लातों के भूत, ये क्या, मैं कहता हूँ नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा था। हाँ पाकिस्तान के लिए, मैं कश्मीर के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने वो जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो मैंने पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के लिए कहा था, उन चरमपंथी संगठनों के लिए नहीं कहा नहीं, था, तो अलकायदा जैसे आप संगठन। देखिए सारे लीडर मानते हैं दुनिया में, जो लीडर हैं, कि जंग से कोई मसला हल नहीं होता है। अब जो है ना जंग, अब सर जिनकी मानसिकता, बुरा मत मानिएगा सर, जिनकी मानसिकता ही ये है, जिनकी सोच ही ये है कि वो हिंदू को तो काफिर बोलते हैं, जिन्होंने ये, जिनके थॉट लेवल ही है, तो उसको कैसे बनाओगे आप बातचीत से, मुझे बताओ आप। मत मनाइए तो फिर ये जंग क्यों ख़त्म किया? अभी ये 2 दिन जंग तो नहीं था, जो भी गोली चल रही थी, इसको क्यों ख़त्म, क्यों बंद किया? आतंकी ठिकानों पर तो भारत ने बड़ा नेस्तो नाबूद कर दिया, 9 ठिकानों पर। हाँ, तो फिर बंद क्यों किया? अगर यही हल है तो फिर बंद नहीं होना चाहिए था। भारत तो यही कह रहा है ना, भारतीय सेना भी ये कह रहे हैं, आप भी एक कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं, आप भी एक शूरवीर रहे हैं, इंटेलिजेंस का हिस्सा रहे हैं, तो भारतीय सेना तो यही कह रही है कि हमारा मकसद तो सिर्फ आतंकी कैंपों को निशाना बनाना था। तो ठीक है, फिर बन गया, ख़त्म हो गया मसला। सीज फायर का उल्लंघन तो फिर पाकिस्तान की तरफ से हुआ ना, मतलब पाकिस्तान कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है आतंकियों को। नहीं नहीं, सपोर्ट नहीं, कुछ तो वहाँ बनाए गए हैं, फैक्ट्री है वो। मानते हैं आप? मानता हूँ, हम तो लड़ते रहे उनके खिलाफ, और क्या है, वो तो कश्मीरी भी मानते हैं। फिर कश्मीरी भी मिले हुए कुछ। देखिए, आप बार बार घूम के उसी बात पे आना चाहते हैं। कश्मीरी को गाली देने से हमें कोई, आपको लगता है कि कश्मीरियों से डायलॉग कर कर, बातचीत कर कर, कहीं ना कहीं आतंकवाद की समस्या में कुछ हद तक कम हो सकता है, ऐसा मानते हैं आप? हाँ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी इस मसले में, क्योंकि हेडक्वार्टर फैक्ट्री वहीं है। और मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे या समझना चाहते नहीं। मैंने आपको कहा कि अटल जी के टाइम पे हुआ था ये। कैसे हुआ था सर? बातचीत से के जरिए से, और क्या, अटल जी की और मुशर्रफ की बात हो रही थी। तो विमान हाईजैक भी उस समय ही हुआ था। कांधार वाला विमान हाईजैक हुआ था सर, उसी समय हुआ था। हाँ, उससे पहले हुआ था। तो आपका क्या रोल था सर? मैंने थोड़ी हाईजैक किया था। नहीं, मतलब आपने कोई संवाद किया था, बातचीत की? नहीं, उस टाइम तो ये था कि भाई ये जहाज किसने किया है, कहाँ जाएगा, क्या होगा। तो अल्टीमेटली वो ले गए उसको कंधार, तो कंधार ले गए, तो फिर क्या आपके पास ऑप्शन क्या थी, सिवाय इसके कि भाई वो क्या चाहते हैं, हमें तो अपने लोग वापस लाने हैं। अटल जी की थिंकिंग बड़ी क्लियर थी कि जितने अपने लोग हैं वहाँ, उनको सेफ तौर पे वापस लाना है। मेरा पूछने का संदर्भ ये था कि आपका भी कोई इंटेलिजेंस का इनपुट था क्या इस विषय पे? हाँ था। क्या इनपुट था? भाई ये कौन, किसने किया है, किस लिए किया है, कहाँ से आए, कहाँ गए, जो कुछ भी हम इनपुट दे सकते थे दिया था तब। सर ये आप हर बार शब्द टर्म यूज करते हैं कश्मीरियत, ये क्या है सर? ये कल्चर है कश्मीर की, जिसमें हिंदू और मुसलमान इकट्ठा रहता है, सदियों से रह रहा है। और जो कश्मीरी मुसलमान है वो मोस्टली कन्वर्ट है पंडितों से। आपने सर अच्छी बात की, एक साथ रहता है, लेकिन फिर वो 90 के दशक में क्या था जो कश्मीरी पंडितों को मारा, वो कौन लोग थे? वो यही लोग थे जो दिल्ली से खफा थे, और सिर्फ पंडितों को नहीं मारा है, मुसलमान ज़्यादा मारे गए थे तब। आपने इस पे भी कोई पुस्तक में कहीं हवाला दिया, किसी पुस्तक? मैंने हाँ। नहीं, इस पे कोई पुस्तक लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, सब जानते हैं, मैं तो वहाँ था। आप कश्मीर गए, आप जाते हैं, पूछ लीजिए वहाँ कश्मीरियों से कि कितने पंडित मारे गए और कितने मुसलमान मारे गए उस टाइम। सर एक बात बताइए, जो ये पहलगाम की घटना थी, इसमें तो धर्म पूछ पूछ के मारा, क्या ये ठीक है क्या? है, ये जो धर्म पूछ पूछ कर मारा, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन किया जो भी किया है ये तो वहाँ के लोग ही बताएंगे।
कि धर्म पूछ के मारा है या धर्म के बगैर मारा है, लेकिन करवाने वाले तो वही है, पार वाले। तो वो क्या आपको लगता है कि वो धार्मिक आधार पर देश को तोड़ना चाहते थे इसलिए ऐसा किया, या क्या इसकी हाँ हाँ हाँ, हो सकता है सोच उस किस्म की हो। किसकी, पाकिस्तान की? हाँ हाँ, और किसकी। आप मतलब धारा 370 हटने के बाद जो मैंने एक डेटा निकाला सर, उसमें ये आया कि कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। और किसकी संख्या? पर्यटकों की संख्या, टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है कश्मीर के हाँ हाँ, बढ़ी है। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिला है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? मैं तो पूरा सहमत हूँ इस बात से, इसमें कोई शक नहीं है। टूरिज्म बढ़ा है, लेकिन जो कश्मीर के लीडर कई बार कह चुके हैं उनकी बात सुननी चाहिए कि अगर टूरिज्म बढ़ा है इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर नॉर्मल हो गया। ये इंडिकेशन नॉर्मलसी का नहीं है। नॉर्मलसी जो है वो कश्मीरियों के दिमाग में है, जहन में है। वो कैसे निकलेगी सर? बातचीत से। सर आपने जब आप वहाँ पे थे कश्मीर के अंदर आईबी के हेड, उस वक्त आपने आतंकवाद को काबू करने के लिए आपने क्या किया? वही डायलॉग? कुछ नहीं किया, नहीं, हमें मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है उस टाइम। तो आप जब बात कर रहे 88 to 90 में, किसी को कुछ मालूम नहीं था क्या हो रहा है। मैं क्यों क्रेडिट लूंगा, हमें मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है। जो अभी वार की सिचुएशन बनी, इसमें जिस तरह से दोनों पक्षों, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, भारत ने भी हमले किए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया और उन्होंने सीज फायर की बात कही। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, जो कहा है, उसने कहा कि हमारे पिछले 48 घंटे से कोशिश यही रही है कि दोनों मुल्कों में ये बंद हो, तो आपसी बातचीत हो, और हमने दोनों से बात की है और दोनों मान गए कि ठीक है, सीज फायर लागू होता है तो हम तैयार हैं सीज फायर के साथ। ये कोई, और हमारा तो अच्छा रिश्ता है अमेरिका के साथ, और मोदी जी का ट्रंप के साथ भी अच्छा रिश्ता है। सर कांग्रेस सवाल उठा रही है, सचिन पायलट ने भी कहा कि ट्रंप क्यों आए बीच में, आपस में ही। ये सवाल सचिन पायलट के पूछने से थोड़ी होगा, ये तो मोदी जी से पूछे ना क्यों आए। सचिन कुछ तो इसमें, सचिन का तो कोई रोल नहीं है ना। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सेना की बहुत अच्छी कार्रवाई थी, हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। और ये ऐसा ही होता है नॉर्मली, जब ऑपोजिशन में लोग होते हैं तो ऐसी बातें होती है। मतलब नहीं करनी चाहिए कांग्रेस को इस समय ऐसी बात? नहीं, हक है उनका। अच्छा। हाँ, अब मैं सुन रहा था वो कपिल सिब्बल कह रहा है कि इस मौके पे मोदी जी को पार्लियामेंट बुलानी चाहिए और पार्लियामेंट में बताना चाहिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, असलियत कोई जानता नहीं। दोनों का झगड़ा था, फायरिंग हुई दोनों तरफ से, कुछ उधर लोग मरे, कुछ इधर लोग मरे, हमने कैंप उड़ा दिए, वो कहते हैं हमने आपके जहाज़ उड़ा दिए। जो भी है, कहानियाँ हैं, ये तो नैरेटिव बनते हैं ना। तो कपिल सिब्बल का कहना यह था, मैं कल सुन रहा था, कि ऑपोजिशन का डेमोक्रेसी में हक बनता है कि हमें बताया जाए, जो आप बात कर रहे हैं सचिन की, हमें बताया जाए कि ये कैसे हुआ। तो मोदी जी को पार्लियामेंट बुलानी चाहिए। ये तो जो पार्टी पावर में होती है वो सोचेगी। सर पीओके के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? कोई मुद्दा नहीं, क्या मुद्दा है वो? फिर आप वही सवाल उठा रहे हैं नहीं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि बीजेपी ने अपने देखिए, फिर हम वही आ जाते हैं ना। फिर आप क्या हल निकालना चाहते हैं? वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं पीओके हमारा है।
तो फिर झगड़ा तो फिर शुरू पे ही हो गया ना। इसका अगर कोई हल है तो वही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे समझौता कर लो। वो मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला वही था, और हमारे यहाँ ये शक था कि पाकिस्तानी मानेंगे नहीं इस बात को। पर अगर मुशर्रफ क्या समझौता सर? हाँ, तो अगर मुशर्रफ मानने के लिए तैयार था तो फिर क्या समझौता था? कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे फैसला हो जाएगा कि जो इसी को हम इंटरनेशनल बॉर्डर मानेंगे। अब बस जो आपके पास है वो आपका है, जो हमारे पास है हमारा है। आपका क्या दिल कहता है? मेरा दिल क्या कहता है, जब 65 में जब जंग हुआ था, वो तो जंग था, तो हमारी फ़ौज तकरीबन लाहौर पहुंच गई थी। फिर हम वापस क्यों आए, तब सीज़फायर क्यों हुआ था? मैं तो कहता हूँ लाहौर ले लेना चाहिए था, मुझे तो लाहौर पसंद है। अब भी ले लेना चाहिए? अब नहीं ले सकते आप। क्यों? अब तो उनके पास वो है ना, और वो है। अब देखिए, वॉर का कॉन्सेप्ट बदल गया है। 65 में जो वॉर हुई थी ना, उसमें जहाज़ भी गिरे थे, लोग भी मरे थे, और आमने सामने झगड़े हुए थे बंदूकों के साथ। अब बंदूकें थोड़ी चलती है, अब तो मिसाइल चलते हैं, ड्रोन चलते हैं, आप यहाँ बैठ के चला सकते हैं, उसमें क्या है? बॉर्डर पे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सर, भारत ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, भारतीय सेना ने। और एक अखबार में भारतीय सेना तो हमेशा ही अच्छा जवाब देती है। कोई फौज है जो अच्छा जवाब नहीं देती है? लेकिन सर, पाकिस्तान में वो कहते हैं हमारी सेना ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। ये नैरेटिव कभी मिलेंगे थोड़ी, आपके और उनके और हमारे। हम तो कहते हैं हमारी फौज ने बड़ा अच्छा वो किया। आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में कहते हैं कि हमारी फौज खराब है। सोचिए, बताइए पर मुझे। सर, हम तो हमारी फौज की बात करेंगे, हम पाकिस्तान की फौज से क्या मतलब? भाई, झगड़ा तो पाकिस्तान के साथ था ना, अपनी फौज के साथ झगड़ा थोड़ी था। हमारी फौज को हम आगे ही बताएंगे, हम हमारी फौज को पीछे थोड़ी बताएंगे। हम तो बस तो फिर वही बात है ना, जो आप वही कह रहे हैं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई वो अपनी फौज को आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं, हम अपनी फौज को आगे बताते हैं। और हमारी फौज तो है अच्छी, इसमें कोई शक ही नहीं, हमेशा ही अच्छी रही है। जैसे आप इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ हमारी इंटेलिजेंस जो है दुनिया में किसी से कम नहीं है। और मैं फ़ौज का भी यही कहता हूँ कि हमारी फ़ौज दुनिया में किसी से कम नहीं है। अच्छा सर, मेरी इंटेलिजेंस बताऊँ एक? हाँ, आप माइंड नहीं करें तो। मेरे पास सर जासूसों से सूचना मिली कि आप 2-3 दिन पहले आप पाकिस्तान में थे। मैं? हाँ, मतलब कुछ दिन पहले, 4-5 दिन में। अच्छा, मैं पाकिस्तान में था। हाँ। उस जासूस को गोली मारी है क्योंकि फ्रॉड है वो। मैं आप नहीं गए इन दिनों पाकिस्तान? कैसे जाता मैं पाकिस्तान? नहीं, 10-15 दिन पहले आसपास। भाई आजकल तो वीज़ा ही नहीं मिलता कई सालों से। अच्छा, ये पहलगांव की घटना से पहले आप गए कभी? मैं 2012 के बाद नहीं गया नहीं गए आप? ना। अच्छा, आपके संपर्क तो होंगे सर पाकिस्तान? हाँ संपर्क तो होंगे, हाँ, संपर्क तो रहते हैं। क्योंकि आप इंटेलिजेंस में हैं, आपके संपर्क तो पाकिस्तान में हैं। आपके संपर्क हैं पाकिस्तान में, हाँ है। तो आपके पास इनपुट्स आ रहे होंगे। कितना नुकसान भारतीय सेना ने किया आपके साथ? कितना नुकसान हमारी सेना ने किया? कहाँ? भारतीय सेना ने कितना नुकसान किया वहाँ पे? ये तो पाकिस्तान से पूछ लीजिए। आपके पास इनपुट नहीं आए? मेरे पास हाँ। कौन देगा? ISI? आपने तो कहा मेरे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। नहीं, बात यह है कि लोगों को जानना एक बात होती है, इनपुट मिलना दूसरी बात होती है। अब मोदी जी मेरे को जानते हैं, मेरी इनपुट की ज़रूरत तो नहीं है उनको। फिर आप कह रहे हो कि इनपुट्स नहीं आए आपके पास? मेरे पास क्यों आएंगे इनपुट? किस बहाने से आएंगे मेरे पास इनपुट?
मेरा कहने का मतलब है सर, आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आते होंगे, बहुत सारे लोगों से जानकारी भी आती होंगी, हाँ बहुत सारी जानकारियां भी आपके पास आती होगी। सर, चाइना का इस पूरे वॉर में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट देखते हैं आप? मुझे नहीं मालूम। चाइना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। सर, एक बार बैक टू पॉइंट आते हैं। आपकी पॉइंट तो सारे खत्म हो गए अब। जब आपने मेरे से ये सवाल पूछ लिया है कि मैं 4 दिन में या 5 दिन पहले पाकिस्तान में था, तो मुझे तो लगता है कि आप आईएसआई के लिए काम करते हैं। नहीं, मेरे को किसी ने कहा सर। नहीं, वो आईएसआई वाला ही होगा ना। नहीं, उन्होंने कहा कि सर जाते रहते हैं पाकिस्तान में। हाँ हाँ, तो किसने कहा आपको? ये तो हरामीपन है ना। किसने कहा आपको? 2 दिन नहीं, उन्होंने कहा था कि कुछ दिन पहले। हाँ, किसने कहा? किसी ने कहा सर मुझे कि जाते रहते हैं। तो फिर मेरे से सवाल क्यों पूछते हैं, अगर आप ये बताने के लिए तैयार नहीं कि किसने आपको कहा ये? तो हमारे बातचीत का क्या फायदा, अगर झूठ की बात हो रही है? तो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप प्रोपेगेंडा में शामिल हैं। मैं प्रोपेगेंडा में शामिल तो फिर ये बकवास क्या कहाँ से आ रहा है कि मैं 4 दिन पहले मैं पाकिस्तान में था? नहीं, लगाओ इसको, लगाओ इसको। जब आप झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है। झूठ नहीं बोल रहा सर, मुझे कौन बोलता है साला हरामजादा? बता मुझे कि मैं 4 दिन पहले पाकिस्तान में था, इसलिए मेरे को यहाँ बिठाया। निकाल इसका साले। झूठे साले। नहीं यार, इसीलिए यहाँ आया था तुमने। मालूम है मैं कौन हूँ? मालूम है मैं कौन हूँ? कौन साला हरामजादा बोल रहा था? कौन कुत्ता बोल रहा था? कौन था वो? आपका बेटा से मानो सर, ऐसे मत। है क्या क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कौन कह रहा था आपको? मैं बात कर रहा हूँ। बताओ ना मेरे को, कौन कह रहा था? मैं बात कर रहा हूँ सर। बताओ मुझे, कौन कह रहा था? कौन? मैं बात कर नाम बताओ ना मेरे को। बता रहा हूँ। आई लेट यू सर। क्या बात हो? क्या बात हो गया? तुम समझते क्या हो? सिंधी बात सुनो मेरी, बात सुनो।